वेलकम बैक बच्चों टू नंदी सर्स क्लासरूम। और हम शुरू करने वाले हैं डिमांड एंड लॉ एंड डिमांड का जो दूसरा पार्ट है, दैट मीन्स लॉ ऑफ डिमांड एंड मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। तो ऑलरेडी पहली वीडियो मेरे चैनल पे आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। और इस वीडियो को तो बिल्कुल मिस मत करिए, बिकॉज इस वीडियो के अंत में मैं बताने वाला हूं वो क्वेश्चंस जो बोर्ड 2026 में इस चैप्टर से आने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए फॉर ऑल फर्दर नोटिफिकेशंस एंड बन जाइए नंदी सर्स क्लासरूम के रेगुलर व्यूअर, बिकॉज यहां मिलने वाली है आपको बोर्ड्स 2026 के लिए रिवीजन टिप्स। सो बच्चों, विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का चैप्टर। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हम बात कर चुके हैं, लाइक फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड डेफिनेशन वगैरह की बात कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ डिमांड की बात कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व, शेप ऑफ डिमांड कर्व, व्हाई द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एंड ऑन द अदर हैंड द लास्ट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व एंड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो छोटा सा चैप्टर है, थोड़ा सा रिवीजन बचा हुआ है, और फिर हम डिस्कस करेंगे बोर्ड क्वेश्चंस को। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। चैप्टर का पहला पार्ट है लॉ ऑफ डिमांड। तो व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? तो कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट, if the price of a commodity goes up, the demand of the commodity or quantity demanded of the commodity will go down and vice versa। यही लॉ ऑफ डिमांड है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट, अगर बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हो जाए, if the price of the commodity goes up, the demand of the commodity will go down, and if the price of a commodity goes down, the demand will go up। तो इनवर्स रिलेशनशिप है, और इसके लिए हम लोग वाइस वर्सा वर्ड यूज करेंगे। बहुत सिंपल है, मैं फिर से डिफाइन कर रहा हूं। कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट, यानी सारे बाकी फैक्टर्स लाइक इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्रॉस प्राइस, फैशन, हैबिट्स, इन सब को अगर आप कांस्टेंट कर दे, तो प्राइस के साथ जो रिलेशनशिप है क्वांटिटी डिमांडेड का, वही लॉ ऑफ डिमांड है। और ये कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, और अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। ये है लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड में सबसे पहले आता है एजम्पशंस। देखिए, इकोनॉमिक्स एक बिहेवियरियल साइंस है, तो यहां जहां कहीं भी लॉ होगा तो उस लॉ के कुछ एजम्पशंस, कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे। सिमिलरली लॉ ऑफ डिमांड के भी कुछ एजम्पशंस है और कुछ एक्सेप्शंस है। लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या एजम्पशंस है अभी मैंने बताया। कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट, मतलब जो बाकी फैक्टर्स है जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, ऑलरेडी आप फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा है तुरंत फर्स्ट वीडियो देखिए। तो वो फैक्टर्स हम कांस्टेंट रख देंगे और सिर्फ प्राइस के फैक्टर को वेरी करेंगे, एंड देन इट विल बिकम लॉ ऑफ डिमांड। तो एजम्पशंस अगर आपको लिखने को आए तो लिखिए, द इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड बी कांस्टेंट, द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स शुड बी कांस्टेंट, द टेस्ट एंड फैशन ऑफ द कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज शुड बी सेम। ये सारी चीजें लिख दीजिए, एजम्पशन में आ गया। बहुत सिंपल सी चीज है। एजम्पशंस के बाद हम दो चीजों को पढ़ेंगे, द फर्स्ट इज डिमांड कर्व एंड द सेकंड इज डिमांड शेड्यूल। ये दोनों लॉ ऑफ डिमांड पे बेस्ड है। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड को जब हम टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं, इन लॉ ऑफ डिमांड का जो रिजल्ट है जब हम टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं, दैट मींस रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, तो वो डिमांड शेड्यूल कहलाता है। एंड व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज शोन डायग्रामेटिकली, इट इज नोन एज डिमांड कर्व। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड is shown in form of a table, it is called demand schedule। and when the relationship between price and quantity demanded is shown in form of a diagram or is shown diagrammatically, is known as demand curve। आई होप ये दोनों कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब हम बात करेंगे डिमांड कर्व की। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि व्हेन वी शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड थ्रू अ डायग्राम, दैट इज नोन एज डिमांड कर्व। अब हम बात करते हैं डिमांड कर्व का शेप क्या होता है। तो जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी कि नेगेटिवली स्लोप्ड, एंड कन्वेक्स टू द ऑरिजिन। तो ये आपको बहुत क्लियर होगा कि द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है। कोई भी चीज जिसका स्लोप नेगेटिव होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। थोड़ा सा और अगर मैं डिटेल में बोलूं
तो किसी भी ग्राफ में अगर दोनों फैक्टर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब एक बढ़ने पे दूसरा घटेगा, जैसा कि डिमांड में है, अगर प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है। और जहां कहीं भी इनवर्स रिलेशनशिप होगा वहां पे जो कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा। बहुत सिंपल है। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा एंड कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। कन्वेक्स टू द ओरिजिन में आपको बताता हूं कैसा होगा। ये अगर मैं एक्सिस ड्रॉ करूं, इस वर्टिकल एक्सिस पे हम रखेंगे प्राइस को एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखेंगे क्यू को। ये दोनों चीजें बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक प्राइस एंड क्वांटिटी को लिखना, हर एक्सिस पे क्या रखा गया है ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारी एक्सिस हो गई एंड दिस विल बी द शेप ऑफ डिमांड कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डी से इंडिकेट करते हैं इसको। एंड वन मोर थिंग यू कैन सी, दिस इज कन्वेक्स। ये देखिए इसका जो वेक्स है वो कहाँ है, ओरिजिन की तरफ है। तो दिस इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। सो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व, then shape of demand curve is downward sloping, it is negatively sloped from left to right and it is convex to the origin. Simple. रीजंस बिहाइंड शेप ऑफ डिमांड कर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे हिसाब से आपके लिए बोर्ड्स 2026 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, या फिर व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस ऑफ द क्वांटिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी में जो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, जो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, उसके पीछे क्या कारण है, ये बोर्ड्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 या 5 कारण हम लोग याद रखेंगे बिकॉज इट विल बी अ 4 मार्कर। सिंपल है, एक बार थोड़ा ध्यान से समझेंगे, बहुत बड़ा कुछ नहीं है, बट हाँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला रीजन इसके पीछे है डिमिनिशिंग MRS, that is marginal rate of substitution. Now what is marginal rate of substitution? देखिए वर्ड मार्जिनल जहां भी आएगा इकोनॉमिक्स में उसका मतलब है फॉर द लास्ट यूनिट। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल रेवेन्यू, ये सब हम पढ़ेंगे। मार्जिनल वर्ड का मतलब है फॉर द लास्ट यूनिट। नाउ रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मीन्स व्हेन यू परचेज टू कमोडिटीज टू मेंटेन द सेम सेटिस्फैक्शन लेवल और विद इन अ गिवन बजट, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक को ज्यादा खरीदने के लिए दूसरे को कम खरीदना पड़ता है, अदरवाइज तो बजट एक्सीड हो जाएगा ना। तो शुरू में आप किसी एक कमोडिटी की एक क्वांटिटी के लिए आप ज्यादा छोड़ने को तैयार होंगे, लेकिन बाद में क्या होगा, उसकी वही सेम क्वांटिटी के लिए अब आप उतना ज्यादा छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 2 मिनट समझ में आ जाएगा। से हम लोग मार्केट में गए और हम लोग खरीद रहे हैं शर्ट्स एंड ट्राउजर्स, और हमने खरीदा 10 शर्ट और 2 ट्राउजर। तो बड़ा गंदा सा कॉम्बिनेशन हो गया ये कि 10 शर्ट और 2 ट्राउजर का क्या करेंगे सर। अब अगर कोई कहता है कि चलो तुम्हें मैं एक ट्राउजर और दे दूंगा, तुम कितने शर्ट मुझे दे दोगे, तो उसने कहा कि एक ट्राउजर और दे देंगे, मतलब एक एक्स्ट्रा मिला मुझे, ठीक है। उसके लिए आप कितने शर्ट्स जो है उसको दे दोगे या आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो अभी तक ट्राउजर्स बहुत कम है, शर्ट्स बहुत ज्यादा है, तो आपने कहा कि चलो मैं 3 दे दूंगा, मतलब आप 7 शर्ट्स और 3 ट्राउजर्स पे आ गए, यानी कि एक ट्राउजर के लिए आपने कितने शर्ट छोड़ दिए, 3 शर्ट छोड़ दिए। अब अगर आपसे फिर से वही ऑफर दिया जाता है कि अगर मैं आपको एक ट्राउजर और दे दूं, मतलब 4 बन जाए, एक और बढ़ गया, तो अब आप कितने शर्ट छोड़ने को तैयार होंगे। तो अब शायद आप 3 छोड़ने को तैयार ना हो, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास ट्राउजर्स हो चुके हैं 3, बहुत ज्यादा शर्ट छोड़ने को आप तैयार नहीं होंगे। तो आप क्या बोलेंगे, चलो ठीक है एक काम करते हैं, मैं 2 शर्ट दे दूंगा और 5 शर्ट और 4 ट्राउजर से काम चला लूंगा। तो देखिए, तो फॉर द फर्स्ट यूनिट यू आर रेडी टू लीव 3 शर्ट्स एंड फॉर द सेकेंड यूनिट यू आर रेडी टू लीव ओनली 2 शर्ट्स। तो जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट यूनिट के लिए वो क्या कर रहा है, डिमिनिश कर रहा है। तो दिस इज डिमिनिशिंग MRS।
तो अगर डिमिनिशिंग एमआरएस है, जैसा कि होता है फॉर अ रैशनल कंज्यूमर, एमआरएस इज ऑलवेज डिमिनिशिंग. द शेप ऑफ द डिमांड कर्व इज कन्वेक्स टू द ऑरिजिन. डिमांड कर्व के शेप में दो चीजें हैं. द फर्स्ट इज डाउनवर्ड स्लोप एंड द सेकेंड वाज कन्वेक्सिटी टू द ऑरिजिन. तो जो कन्वेक्सिटी टू द ऑरिजिन है, दैट इज बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. होप ये पॉइंट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा. द सेकेंड पॉइंट in reasons behind downward sloping demand curve is income effect. So what is income effect? See, there's a concept of real income. That means the income that you get, when you divide it by price, then only you get your real income. That means price index. अब अगर हम एक पर्टिकुलर कमोडिटी की बात कर रहे हैं, से एनी कमोडिटी, अगर मेरी इनकम, मैं एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूं, मेरी इनकम है 200 रुपए और राइस की कीमत है से 40 पर केजी. तो इन टर्म्स ऑफ राइस मेरी इनकम क्या है, इसको समझेंगे. इन टर्म्स ऑफ राइस मेरी इनकम है 5 केजीज, क्योंकि 40 रुपए पर केजी है तो 5 केजी राइस में खरीद लूंगा. ठीक है. अब अगर राइस की कीमत घट के 20 पर केजी हो जाए, तो अब मेरी इनकम वही है 200. इनकम में कोई चेंज नहीं है. तो मेरी इनकम इन टर्म्स ऑफ राइस becomes 10 kg. यानी कि मेरा रियल इनकम बढ़ गया. रियल इनकम इज बेसिकली इनकम दैट इज y अपॉन प्राइस इंडेक्स. तो इन टर्म्स ऑफ राइस मेरा रियल इनकम क्या हो गया, बढ़ गया. अब अगर मेरा रियल इनकम बढ़ गया तो ऑब्वियसली राइस ज्यादा खरीदूंगा ना, मैं कुछ ना कुछ तो ज्यादा खरीदूंगा. तो हो सकता है 10 केजी ना खरीदूं, बट 7 तो खरीदूंगा, 8 तो खरीदूंगा. यानी कि प्राइस के घटने से, राइस के प्राइस के घटने से राइस की क्वांटिटी बढ़ गई. And this is known as income effect. Next is substitution effect. Now what is substitution effect? जब भी कोई कमोडिटी की प्राइस गिरती है तो वो रिलेटिवली चीपर बन जाता है, सस्ता बन जाता है. तो जब वो रिलेटिवली चीपर बनेगा तो लोग क्या करेंगे, उस क्वांटिटी को खरीदने में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे. और कहां से इन्वेस्ट करेंगे, फ्रॉम अदर कमोडिटीज. मतलब सपोज दो सब्स्टिट्यूट्स हैं, एक सस्ता हो गया तो आप दूसरे वाले सब्स्टिट्यूट से कुछ पैसा निकाल के इस सब्स्टिट्यूट को खरीदने का काम करेंगे. दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. ठीक है. तो आप क्या करेंगे, कुछ इनकम को सब्स्टिट्यूट करेंगे. एंड इस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण भी क्या होगा, जिस चीज की कीमत गिरी है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी. तो दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. अब मैं इन तीनों पॉइंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं फिर से in terms of जो लैंग्वेज आपको लिखना है. Like you will first of all write the convexity to the origin of the demand curve is because of diminishing marginal rate of substitution. बहुत सिंपल लिखेंगे as the marginal rate of substitution is diminishing and that's why the demand curve is convex to the origin. दूसरा income effect, इसमें लिखेंगे when the price of a commodity goes down the real income of the consumer goes up and hence he will purchase more of that commodity. ये दूसरा पॉइंट हो गया. तीसरा पॉइंट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. When the price of a commodity goes down, it becomes cheaper to the related goods and that's why people will purchase more of that commodity because of substitution effect. तो ये तीन पॉइंट्स क्लियर होने के बाद जो मेन रीजंस है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व के, अब हम लेंगे चौथा पॉइंट, दैट इज मार्केट साइज. जब किसी चीज की कीमत घटती है तो क्या होता है, न्यू कंज्यूमर्स एंटर इनटू द मार्केट. लाइक कोई सामान 100 रुपए किलो बिक रहा हो, बहुत सारे लोग नहीं खरीद पा रहे हो, जब उसकी कीमत घट के 50 रुपए हो जाएगी तो जो नए कंज्यूमर्स है जो 100 पे नहीं खरीद पा रहे थे अब वो खरीदेंगे. सो व्हेन न्यू कंज्यूमर्स एंटर इनटू द मार्केट, मार्केट साइज बढ़ेगा एंड डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगा. सो प्राइस घटने पे डिमांड बढ़ेगा एंड द शेप विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग. तो ये हो गए रीजंस बिहाइंड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. 4 मार्कर है, 4 पॉइंट याद रखेंगे, इनफ है आपके लिए. बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का तैयार करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे. अब शुरू करते हैं चैप्टर का अगला पार्ट, दैट इज एक्सेप्शंस. किसके एक्सेप्शंस, ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. यानी कि लॉ ऑफ डिमांड कहां कहां ऑपरेट नहीं करेगा. तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करने का मतलब है प्राइस घटने पे क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी घटेगी. अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हो रहा है. तो पहला एक्सेप्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्कर्स के लिए, गिवन गुड्स. ये गिवन गुड्स वो गुड्स हैं जिनका प्राइस के साथ
डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अच्छा, सबसे पहले याद रखिएगा कि ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, और ये सस्ते वाले होते हैं, ठीक है। तो दोज इंफीरियर गुड्स whose demand increases with increase in price is known as given goods. इस फिनोमेनन को सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाले थे सर रॉबर्ट गिफन, जो कि एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे। इस कारण से इन गुड्स को गिफन गुड्स कहते हैं, मतलब प्राइस के साथ इन गुड्स का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इनवर्स नहीं होता है, विच इज अगेंस्ट लॉ ऑफ डिमांड, और इनको कहते हैं गिफन गुड्स। ऑल द गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत है आपके लिए। अगर हाँ आपको जानना हो कि व्हाट आर गिफन गुड्स, तो मैं किसी शॉर्ट में डाल दूंगा, और कहां से गिफन गुड्स का कंसेप्ट आया वो भी मैं किसी शॉर्ट्स में बना के डालूंगा, आप जरूर देखिएगा। नाउ गिफन गुड्स के बाद दूसरा जो एक्सेप्शन है वो है कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको हम इसलिए कंज्यूम करते हैं क्योंकि वो महंगे हैं। बेसिकली दीज आर द गुड्स विच वी कंज्यूम टू शो ऑफ, ब्रांड वैल्यू के लिए। इसका एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है लाइक आईफोन। तो आईफोन 17, आईफोन 17 प्रो क्या मार्केट में नया है मुझे खास पता नहीं है, आप लोगों को जरूर पता होगा। वो लोग इसलिए पागलों की तरह खरीद रहे हैं क्योंकि उसकी अभी कीमत ज्यादा है। वहीं पे अगर आप बात करें आईफोन 12 की, आईफोन 13 की, जो लोग अब नहीं खरीदना चाह रहे हैं, जबकि एक समय जब आईफोन 12 एंड 13 लॉन्च हुआ था लोग पागलों की तरह खरीद रहे हैं, तो उस समय उसकी कीमत ज्यादा थी। अब उसकी कीमत कम हो गई है, लेकिन अब नहीं खरीद रहे हैं। क्यों नहीं खरीद रहे? बिकॉज ये सामान तो खरीदते ही हम ब्रांड वैल्यू के लिए। जब तक इसकी ब्रांड वैल्यू हाई नहीं होगी, जब तक ये महंगा नहीं होगा, तो फिर शो ऑफ कैसे होगा? तो दीज आर द गुड्स फॉर कंस्पिशियस कंजम्पशन। और कंस्पिशियस कंजम्पशन वाले गुड्स की प्राइसेस अगर गिर गई तो उसका डिमांड घट जाएगा, बिकॉज अब वो महंगी नहीं है, तो शो ऑफ नहीं होगा। सेकंड हो गया कंस्पिशियस कंजम्पशन। थर्ड अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ इमरजेंसीज, इन केस ऑफ इमरजेंसीज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता है। लाइक ड्यूरिंग कोविड आप तुमने देखा होगा कि चीजें महंगी थी, चीजें नहीं मिल रही थी, फिर भी हम ज्यादा ज्यादा खरीद रहे थे, स्टॉक कर रहे थे, बिकॉज इट वॉज अ इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन में चीजें महंगी होने के बावजूद भी हम ज्यादा खरीदते हैं, यानी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता है। एंड द लास्ट वन 4 मार्कर के लिए, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। मैं 4 ही पॉइंट आपको बताऊंगा, वैसे तो 1-2 पॉइंट्स और हो सकते हैं, लेकिन 4 पॉइंट ही याद रखना है। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाली है तो इवन ऑन इंक्रीजिंग प्राइसेस आप ज्यादा खरीदोगे। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस घटने वाली है तो इवन ऑन डिक्रीजिंग प्राइसेस अब आप कम खरीदोगे। दिस इज एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। और अगर कोई एक्सपेक्टेशन है तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। 4 मार्कर्स के लिए 4 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो दिस कंप्लीट्स लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट, assumptions, exceptions, and reason behind downward sloping demand curve is very important from this part. Let's move on to the next part. बच्चों अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। मैंने आपके सामने 4 फिगर्स बनाए हैं। आपको हमेशा डिमांड कर्व को ऐसे नेम कर देना है, लाइक डी डी, D1 D1, D2 D2, इस तरीके से। इफ यू सी द फर्स्ट कर्व, क्या है इसमें? आप देखिए, द कंज्यूमर इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, बाद में आएंगे। In the second curve also the consumer is moving from A to B. Similarly, third curve consumer is moving from A to B, and the fourth curve also consumer is moving from A to B. अब अगर हम बात करें फर्स्ट फिगर की, कंज्यूमर ए से बी पे आ रहा है। आप मुझे बताइए डिमांड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ऑब्वियसली देखिए प्राइस घट रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इन द सेकंड फिगर ऑल्सो यू कैन सी द कंज्यूमर इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। आप मुझे बताइए डिमांड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ऑब्वियसली डिमांड बढ़ रहा है, बिकॉज ये Q0 से Q1 पे आ रहा है। अब दोनों फिगर्स को अगर आप देखें, पहले में भी डिमांड बढ़ रहा है, दूसरे में भी डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन पहले फिगर में क्या हो रहा है? द कंज्यूमर इज मूविंग डाउनवर्ड अलोंग द सेम डिमांड कर्व।
कंज्यूमर इज मूविंग डाउनवर्ड अलोंग द सेम डिमांड कर्व। दूसरे वाले में कंज्यूमर उस डिमांड कर्व पे मूव नहीं कर रहा है, रादर द होल डिमांड कर्व इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स द राइट। दोनों का रिजल्ट सेम है, द डिमांड इज इंक्रीजिंग, बट यहां मूवमेंट है अलोंग द सेम डिमांड कर्व डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहां पे मूवमेंट है पूरे पूरे डिमांड कर्व का शिफ्ट है। यही है मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। यहां पे क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। तो ये जो पार्ट है जहां पे हम सेम डिमांड कर्व के अलोंग मूव कर रहे हैं, इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, या एक्सपेंशन ऑफ डिमांड भी बोल सकते हैं, एक्सटेंशन या एक्सपेंशन। जो दूसरा वाला पार्ट है, आप यहां पे देखिए क्या है, यहां भी डिमांड बढ़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। इसका रीजन क्या है, ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि प्राइस गिर गया तो डिमांड बढ़ गया, यानी कि फॉल इन प्राइस। लेकिन यहां पे देखिए प्राइस कांस्टेंट है, पी पे ही है, फिर भी डिमांड बढ़ रहा है। दैट मीन्स यहां पे रीजन है चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। बहुत सिंपल है, चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। अब क्या चेंज इन फैक्टर्स हो सकता है, लाइक सपोज इनकम बढ़ गया तो प्राइस सेम है, लेकिन चूंकि इनकम बढ़ गया तो आपका डिमांड बढ़ गया। तो ये दोनों पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ये है मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, जिसको कहते हैं एक्सपेंशन या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एंड ये है इंक्रीज इन डिमांड, जहां पे पूरा का पूरा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। अगर हम लास्ट टू फिगर्स की बात करें तो फिर से देखिए, यहां पे कंज्यूमर ए से बी पे जा रहा है, मतलब डिमांड घट रहा है। इन द फोर्थ फिगर कंज्यूमर इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, यानी कि यहां भी डिमांड क्या हो रहा है, घट रहा है। सिमिलरली जैसा कि पहले दो फिगर्स में हमने देखा कि दिस इज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड घट गया, और ये प्राइस का चेंज नहीं है, प्राइस कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे फैक्टर्स अदर देन प्राइस है। यहाँ पे जो मूवमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ पे जो शिफ्ट है वो लेफ्टवर्ड है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये वर्ड्स यूज होंगे, ऑफ डिमांड, एंड इसको बोलते हैं ऑब्वियसली डिक्रीज इन डिमांड। बहुत सिंपल है। तो मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, ये क्लियर हो गया होगा। इस पार्ट से क्वेश्चंस कैसे आते हैं अभी मैं बताऊंगा आपको, बट फिलहाल ये चार फिगर्स जो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व में क्या फर्क है। और एक चीज और ध्यान में रखेंगे बच्चों, अगर एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो इसके लिए एक और वर्ड यूज हो सकता है, दैट इज एक्सपेंशन को हम लोग कह सकते हैं इंक्रीज, लेकिन इंक्रीज इन डिमांड नहीं बोलेंगे, बोलेंगे इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और उसको बोलेंगे डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इंक्रीज इन डिमांड फिर ये है, एंड दिस इज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। डिक्रीज इन डिमांड ये वाला है, एंड दिस इज डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बच्चों दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर। एक बार नटशेल में रिवाइज करते हैं कि इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं बोर्ड्स 2026 में, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो डेफिनेटली जो 3 मार्कर्स या 4 मार्कर्स हैं वो आज की वीडियो से होने वाले हैं, पहले वाली वीडियो से बहुत कम चांसेस है। हाँ, वहां से एक चांस है, आपसे पूछ सकता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में 3 फैक्टर्स बताइए, बहुत बहुत कम चांसेस हैं। जो बड़े क्वेश्चंस की, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की चांसेस हैं वो लॉ ऑफ डिमांड से हैं, उसके एक्सेप्शंस हो सकते हैं, मेन बेसिक रीजंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड या रीजंस ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, ये बेसिक क्वेश्चन है जो हर बार या मैक्सिमम टाइम्स आता है। नेक्स्ट एक्सेप्शंस आपको पूछ सकता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्कर्स के लिए वो आपसे पूछेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन से इंक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। इंक्रीज एंड डिक्रीज नहीं पूछेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन इंक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, आपको 3 पॉइंट्स डालने हैं, या डिफरेंशिएट बिटवीन डिक्रीज इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, वहां भी आपको 3 पॉइंट डालने हैं, या डिफरेंशिएट बिटवीन मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, वहां भी आपको 3 पॉइंट्स डालने हैं। तो ये जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजंस बिहाइंड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्कर्स के लिए, ये 3 मार्कर्स या 4 मार्कर्स के लिए, एक्सेप्शन ऑफ
लॉ ऑफ डिमांड भी इंपॉर्टेंट है। 2 मार्कर्स के लिए मैं आपको बताऊं, इंफीरियर गुड्स की डेफिनेशन, गिवन गुड्स की डेफिनेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डिमांड की डेफिनेशन अक्सर आपसे लोग नहीं पूछेंगे, लेकिन 2 मार्कर्स के लिए फिर से मैं बता रहा हूं, एक्स एंटे एंड एक्सपोज डिमांड, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। एक्स एंटे एंड एक्सपोज डिमांड का आने का चांस बहुत ज्यादा है। अगर आपको टाइप्स ऑफ डिमांड पे सवाल करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि एक्स एंटे एंड एक्सपोज ही पूछे, या फिर इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड पे आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे दे, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ये है नटशेल में पहला चैप्टर, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। बहुत आसान चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, 4 या 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। 2 मार्कर्स के लिए इंफीरियर गुड्स, गिवन गुड्स, एक्सेंटे, एक्सपोज्ड, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। 3 या 4 मार्कर्स के लिए लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सप्लेनेशन, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व का एक्सप्लेनेशन, दोनों सेम क्वेश्चन है। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व का डिफरेंस। इतना अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्वेश्चंस को लिखने की प्रैक्टिस करिए, और अगले वीडियो का वेट करिए जो आने वाला है डे आफ्टर टुमारो। इसमें हम लोग डील करेंगे सेकंड चैप्टर, दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस। तब तक के लिए बच्चों, आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम द क्लास। थैंक यू फॉर योर टाइम। कीप वॉचिंग नंदी सर्स क्लासरूम। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। टिल देन, टाटा बाय बाय।